हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर ओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृति आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे और जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। तो जीएस वाले सेक्शन को अलग वीडियो में और हिंदी वाले सेक्शन को अलग वीडियो में कवर किया जाएगा और यह आपके नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस सेट्स है वो देखने को मिलेगा। और इसका टेस्ट नंबर फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं जा कर के देख सकते हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट्स है वो संस्कृति आईएएस के हो गए, धी आईएएस के हो गए, जीएस वर्ल्ड या फिर इसे मेक आईएएस वगैरह के हो गए, जो भी मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट्स कराए जाएंगे। और इसके साथ टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड भी करा दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और प्रैक्टिस स्टडी से सॉल्व करिए। इसमें जीएस वाले इस वीडियो में जीएस वाले सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर को टिक करें और लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं, किस टॉपिक्स पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए इसमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं या क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट्स में दिए गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिस सेट्स में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम में वो क्वेश्चंस हो बहू वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बन सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए कि हमको बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डाउट है या फिर से उनके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो भी जो है हमको पता होनी चाहिए, जिससे कि क्वेश्चंस कहीं से भी बने हम अच्छे से उसे सॉल्व कर लें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि सारे डाउट आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट या फिर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें टेस्ट सीरीज से लेकर के या फिर से वीडियो जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, उससे रिलेटेड जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, और यह जो टेस्ट सीरीज है आपका बाइलिंगुअल है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप लोग दोबारा इसे देख सकते हैं। ठीक है। विषुवत रेखा पर दिन एवं रात की लंबाई समान होती है। विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य रहता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है। देखिए पूरे वर्ष अगर हम बात करें, विषुवत रेखा पर पूरे वर्ष दिन और रात समान होता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष जो कोणीय झुकाव है वो शून्य होता है, अर्थात जो सूर्य है विषुवत रेखा पर वर्ष भर लंबवत होती है। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे दिन और रात समान होते हैं। पृथ्वी का अगर अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो घूमने की बात की जा रही है, उसे जो है पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है और इसी को पृथ्वी का परिभ्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी जो अपने परिधा या फिर अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसको पृथ्वी का घूर्णन और इसे परिभ्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, और यही वजह है, इसी कारण जो पृथ्वी के घूर्णन कहिए या फिर से पृथ्वी का परिभ्रमण कहिए, इसी कारण जो दिन और रात है वो होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है और आर्य की सही व्याख्या करता है। गुटेनबर्ग असमानता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रस्ट और मेंटल के विभाजन से, मेंटल और क्रोड के विभाजन से, क्रस्ट और कोर के विभाजन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मेंटल और क्रोड को विभाजित करने वाली जो रेखा है या कह सकते हैं जो असंबद्धता है, उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर हम बात करें तो पृथ्वी को जो 3 परतों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और जो क्रोड है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड में, और इन्हें भी जो इनकी परतें हैं इनको अलग अलग बांटा गया है और इनके बीच जो है जो एक परत पाई जाती है या फिर जो संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, जिसे असंबद्धता कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट जो है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट जो है, इसके बीच जो असंबद्धता है उसको कहा जाता है कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता। ठीक है, लोअर क्रस्ट हो गया और अपर मेंटल हो गया। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल इसके बीच जो असंबद्धता है, ठीक है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता है। ठीक है, मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसको रेपती असंबद्धता कहा जाता है, रेयती, जो भी आप
देखिए रेपती, कहीं कहीं रेपती मिलता है, कहीं कहीं रेयती मिलता है, ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेयती असबद्धता है। लोअर मेंटल और बाह्य क्रोड जो है, लोअर मेंटल हो गया और जो अपर क्रोड हो गया, ठीक है, इसके बीच जो असबद्धता है वह आपका गुटेनबर्ग असबद्धता है, ठीक है, मेंटल और क्रोड के बीच में। और इसमें भी लोअर मेंटल और अपर क्रोड के बीच में यह असबद्धता है जिसको गुटेनबर्ग असबद्धता कहा जाता है, ठीक, गुटेनबर्ग असबद्धता कहा जाता है, ठीक है। और अपर क्रोड और लोअर क्रोड के बीच में जो असबद्धता है उसको लेहमन असबद्धता कहा जाता है, ठीक है, लेहमन असबद्धता कहा जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अपर मेंटल और क्रोड के बीच में यह जो गुटेनबर्ग असबद्धता है यह इन दोनों को विभाजित करता है। और इसमें भी अगर इसे और डीप जा करके पूछेगा तो यह पूछ सकता है कि अपर मेंटल या लोअर मेंटल के बीच में है, अपर क्रोड या लोअर क्रोड के बीच में है, ठीक है। तो यह जो है लोअर मेंटल और अपर क्रोड के बीच में है गुटेनबर्ग असबद्धता, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ ज्वालामुखी पर्वत दिए गए और देश दिया गया है। माउना लोवा, यह है आपके हवाई द्वीप पर स्थित है माउना लोवा। अकांकागुआ कहाँ पे है? यह आपकी अकांकागुआ जो है अर्जेंटीना में है। कोटोपैक्सी है इक्वेडोर में। और माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में। सही आंसर इसका हो जाएगा 4 3 2 1, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें हैं? संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, क्वार्टाजाइट। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जो चूना पत्थर है यह अवसादी चट्टान है, ठीक है। अवसादी और अग्नि चट्टानें जो हैं वह अत्यधिक ताप और दाब तथा आयतन में परिवर्तन के कारण उनकी जो रासायनिक संरचना है उसमें परिवर्तन हो जाता है और इसी के परिणामस्वरूप उनके भौतिक विशेषताओं में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगर कायांतरित और रूपांतरित चट्टानों की हम बात करें तो इनका जो निर्माण होता है इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है और इसी प्रक्रिया द्वारा निर्मित जो चट्टान है इनको रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान कहा जाता है। अगर अवसादी चट्टान की बात करें, चूना पत्थर बालू का पिंड हो गया, ठीक है, और गिजराइट हो गया, हेलाइट हो गया, यह सभी जो है इसके उदाहरण हैं। संगमरमर, ग्रेनाइट, क्वार्टाजाइट ये सभी जो है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है। संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट और क्वार्टाजाइट ये सभी रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक। रूपांतरित चट्टान के बाकी जो चूना पत्थर है यह आपके अवसादी चट्टान का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। न्यू गिनी, बोर्नियो, ग्रीनलैंड और मेडागास्कर, इनको जो है इनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। ग्रीनलैंड यह पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे है आपका न्यू गिनी, दूसरे नंबर पे न्यू गिनी है, न्यू गिनी दूसरे नंबर पे आता है। और इसकी अगर हम बात करें न्यू गिनी की, यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से टॉरेंस जल संधि द्वारा अलग होता है। न्यू गिनी जो है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से टॉरेंस जल संधि द्वारा अलग होता है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरे नंबर पर है आपका बोर्नियो की अगर हम बात करें तो यह दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है और इसका जो विस्तार है 3 देशों में है। बोर्नियो का विस्तार 3 देशों में है। कौन कौन है? इसमें आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रुनेई 3 देशों में इसका विस्तार है। और बोर्नियो का जो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। यह क्वेश्चन आरो में पूछा गया है, ठीक। और इसका जो निर्माण है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है और यह 3 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। बाकी जो मेडागास्कर है यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक है। इसका जो सही आंसर है 3 1 2 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में देखिए। खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला शेल्फ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर है? सोमालिया, किरिबाती, नाइजर और बहामास। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है सोमालिया और किरिबाती। यह दोनों देश जो है भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें, भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है और यह 13 देश कौन कौन से हैं? इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, साओ टोम प्रिंसिप, किरिबाती, मालदीव और इंडोनेशिया। इन 13 देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, गैबन, युगांडा, सोमालिया, साओ टोम प्रिंसिप, किरिबाती, मालदीव और
इंडोनेशिया, इन 13 देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। मिसिसिपी नदी के बारे में देखिए, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। मिसिसिपी नदी के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पक्षीपाद डेल्टा या पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है और यह पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस नदी का जो उद्गम है मिनेसोटा राज्य की जो इटास्का झील है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और यह जो है मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। ठीक है, उद्गम इसका कहाँ से होता है? इसका उद्गम मिनेसोटा राज्य के इटास्का झील से होता है और मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है और पंजाकार डेल्टा या पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। और अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो यह जो है विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। बाकी उससे रिलेटेड जो अन्य फैक्ट हैं वो भी याद रखिएगा। फसल चक्रण में कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाने से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। आग्नेय चट्टानों के बारे में देखिए, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म की प्रमुखता पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों की के बारे में कौन सा विकल्प सही है, यह आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है, इसमें रवे पाए जाते हैं। ठीक, और इसका जो निर्माण है क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है, यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता, इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। और यह जो चट्टानें हैं परतदार होती हैं। ठीक है, परतदार चट्टानें होती हैं, इसमें ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, इसमें जो है ज्वाइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। ज्वार भाटा के बारे में दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, महासागरी जल में जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागरी धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित होती हैं और जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है वह सूर्य एवं चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति देखने को मिलती है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा है वह कनाडा के नोवा स्कोटिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ महासागरीय गर्त दिए गए हैं और महासागर दिया गया है। कौन सा महासागरीय गर्त किस महासागर से संबंधित है, इससे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर मेरियाना गर्त कहाँ पे है? मेरियाना गर्त जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। आटाकामा गर्त है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, आटाकामा गर्त जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और डायमेंटीना गर्त जो है यह आपके हिंद महासागर में है। और प्यूटोरिको गर्त जो है यह अटलांटिक महासागर में। ठीक है, इसका सही आंसर 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 1, 4 ऑप्शन सी। ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है यह आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, जो मुख्य रूप से अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, 20 किलोमीटर तक पाई जाती है और सही आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी चक्रवात के बारे में देखिए, इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों में होती है। पृथ्वी चक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं जिससे मौसम साफ होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा सही है, पहला गलत है। पृथ्वी चक्रवात में अगर हम बात करें तो यहाँ हवाओं का जो चक्रीय प्रवाह होता है, लेकिन चक्रवात के विपरीत इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। जो केंद्र में है उसमें हाई प्रेशर का विकास होता है और बाहर जो है लो प्रेशर का विकास होता है। ठीक है, बाहर लो प्रेशर का विकास होता है। ठीक है, और यहाँ पे हवाएं जो है केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। ठीक है, और यह जो है चक्रवात मतलब इसके बाद मौसम जो है पृथ्वी चक्रवाती दशा के बाद मौसम साफ हो जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। चीन तुल्य जलवायु के बारे में देखिए, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में लगभग 25 से 40 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस जलवायु प्रदेश में साइप्रस, चेस्टनट और जो ओक जैसे वृक्ष हैं वह पाए जाते हैं। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं।
चीन तुल्य जलवायु की अगर हम बात करें तो इसका जो विकास है या इसका जो विस्तार है महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, याद रखिएगा यह जो है मुख्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है। ठीक है, महाद्वीप जो है इसके पाया जाता है किस भाग में, पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है, और 25 से लेकर के 40 डिग्री तक इसका विस्तार जो है वह देखने को मिलता है। ठीक है, और इस पे चीन तुल्य जलवायु को आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, इसको चीन तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है, उसके साथ साथ इसे आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से चौड़ी और नुकीली पत्ती वाले मिश्रित वन पाए जाते हैं, जो पर्णपाती और सदाबहार दोनों जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर साइप्रस, एस आदि वृक्ष जो है उसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ चेस्टनट, पाइन, ये सभी जो वनस्पतियाँ हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है? जापान का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? देखिए, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। और जापान का जो राजधानी है, जापान की राजधानी जो टोक्यो है वह होन्शु द्वीप पर स्थित है। और होन्शु द्वीप जो है यह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है इस होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू में। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। मलेशिया के खनिज संसाधनों के बारे में देखिए। मलेशिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। यहाँ की गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो मलेशिया जो मलाया प्रायद्वीप है इसका एक भाग है। बोर्नियो द्वीप पर मलेशिया के 2 राज्य हैं, एक है सरावक और दूसरा है सबाह। मलेशिया की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय है, समुद्री प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यह समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ पे समान तापमान व अधिक वर्षा होती है, सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके साथ साथ यह प्राकृतिक के जो खनिज संसाधन है उससे भी संपन्न राष्ट्र है। और खनिज संसाधनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से टीन, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडार जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और यहाँ के जो कुछ क्षेत्र हैं जैसे किंता और केलांग घाटी, इपोह टीन उत्पादन के लिए मुख्य रूप से फेमस है। किंता घाटी हो गया, केलांग घाटी और इसके साथ साथ इपोह घाटी, यह मुख्य रूप से टीन उत्पादन के लिए फेमस है। इसके साथ साथ यहाँ की जो गोपेन खान है यह विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गोपेन खान जो है यह कहाँ पे है? गोपेन खान है मलेशिया में, और यह विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादन की खान है। ठीक है, टीन उत्पादक की खान है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा निर्धारित करती है? विक्टोरिया झील द्वारा किन देशों की सीमा निर्धारित की जाती है? तंजानिया और युगांडा। तंजानिया और युगांडा की प्राकृतिक सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ओवेन बांध है श्वेत नील नदी पर, सेन्नार बांध ब्लू नील नदी पर है, अस्वान बांध है नील नदी पर और इंगा बांध है जाम्बेजी नदी पे। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इंगा बांध की अगर हम बात करें तो यह जाम्बेजी नहीं बल्कि कांगो जायरे नदी पर स्थित है। ठीक है, कांगो जायरे नदी पर स्थित है। देखिए, कांगो नदी को ही जायरे नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, यह जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा में पोटास सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, चूने की मात्रा मतलब पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? यह है आपके चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चेन्नई में स्थित है और यह एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भारत सरकार के जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसी के तहत इसका स्थापना किया गया था। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1998 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पोलावरम परियोजना के बारे में देखिए। यह तेलंगाना राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, पोलावरम परियोजना की अगर हम बात करें तो यह इस समय चर्चा में सुर्खियों में था, क्योंकि यह परियोजना बनने के बाद लगभग 136 बड़े गांव और 210-11 के आसपास छोटे गांव, 7 मंडल, ये सभी जो है
ये गोदावरी जिले में स्थित है और यह डूबने के इसका खतरा था, जिस कारण इसका बहुत ही व्यापक स्तर पे विरोध किया गया था और यह जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, और यह अगर हम बात करें तो तेलंगाना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश का परियोजना है। ठीक है, यह जो है आंध्र प्रदेश की परियोजना है और इंदिरा सागर परियोजना भी इसे कहा जाता है। इसे जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है इसे इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो निर्माण किया जा रहा है कृष्णा नदी नहीं बल्कि गोदावरी नदी पर इसका निर्माण किया गया। ठीक है, गोदावरी नदी पर, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश की परियोजना है और यह जो है गोदावरी नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है और बहुत से गाँव के विलीन होने के बाद जो है मतलब खतरे के कारण यह चर्चा में था, जिस कारण इसका बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे अधिक, अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात करें, सबसे अधिक है महाराष्ट्र की सबसे अधिक है। उसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राजस्थान, इसमें मतलब विकल्प के अकॉर्डिंग राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद आ जाएगा आपका कर्नाटक, फिर आ जाएगा आपका ये अंडमान निकोबार नहीं आएगा, गोवा, उसके बाद आपका आएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, ठीक, तो ये देखिए ऑप्शन आपका गलत दिया है। ठीक है, अंडमान निकोबार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है यह कम है। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर इसका राजस्थान, कर्नाटक, गोवा, अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा अवरक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? नेल्लौर, खम्माम, अनंतपुर या फिर गिरिडीह। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरिडीह। गिरिडीह कहाँ पे है? गिरिडीह की अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से जो अवरक उत्पादक के क्षेत्रों की बात करें तो यह अवरक आयग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों की परतों में पाया जाता है और यह अवरक अपनी लचील और लचक, पारदर्शिता और बिजली और उष्मा की कुचालकता के कारण बिजली के उपकरणों, वायरलेस केबल हो गया, कंप्यूटर, वाहन आदि के निर्माण में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और गिरिडीह की अगर हम बात करें तो यह जो है आपके झारखंड राज्य में स्थित है। गिरिडीह है झारखंड में। ठीक है, झारखंड। बाकी खम्माम, नेल्लौर और अनंतपुर ये सभी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, न कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। राष्ट्रीय मत्स्यिका विकास बोर्ड है राजमुंदरी में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड जो है राजमुंदरी नहीं बल्कि हैदराबाद में है, हैदराबाद में। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है? जल एवं स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, देशांतर, ऊपरी वायु का परिसंचरण। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर बताइए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जल एवं स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, देशांतर नहीं बल्कि ऊपरी वायु का परिसंचरण। ये तीनों जो है कारक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और इसमें देशांतर नहीं है, अगर अक्षांश रहता तो वो हो जाता, वो प्रभावित करता है, लेकिन देशांतर प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। कूट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ। इसके साथ साथ वैनगंगा भी, वैनगंगा हो गई, वर्धा हो गई, पूर्णा हो गई, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, प्रवरा है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सतलज नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित करके प्रवाहित होती है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है,
सतलज नदी जो चिनाब की सहायक नदी है, और यह मानसरोवर झील के समीप जो राकस ताल है यहाँ से इसका उद्गम होता है, और सिपकिला दर्रे के पास भारत में यह प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य रूप से या मुख्यतः जो है सहायक नदी है। सतलज नदी एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। ठीक है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। और सतलज नदी एकमात्र नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है, और विश्व का सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल इसका निर्माण भी सतलज नदी पर ही किया गया है। ठीक है, बाकी भारत तिब्बत मार्ग सतलज घाटी से होकर के गुजरता है। भारत में इस नदी की जो लंबाई है वह 1050 किलोमीटर है। भारत में सतलज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों विकल्प सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर के द्वीपों में स्थित, कौन जो है हिंद महासागर में स्थित द्वीप नहीं है? चागोस, मलेशिया, इंडोनेशिया, डियागो गार्सिया। इसमें आपको बताना है कूट के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चागोस और डियागो गार्सिया कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए इसमें अगर हम बात करें हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर के केंद्र में स्थित चागोस द्वीप समूह में लगभग 60 द्वीप समूह है, 7 एटॉल शामिल है, और इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वह डिएगो गार्सिया है। और यह द्वीप समूह बहुत छोटा है जिसका क्षेत्रफल लगभग 60 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, इसमें क्या पूछा कि कौन स्थित नहीं है? चागोस और डिएगो गार्सिया दोनों हिंद महासागर में, बाकी आपका मलेशिया और इंडोनेशिया यह हिंद महासागर में नहीं है। ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है यह हिंद महासागर में नहीं है। ठीक है, मलेशिया दक्षिण चीन सागर के बीच में एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, और मलेशिया में 2 द्वीप प्रायद्वीपीय मतलब देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो इंडोनेशिया है यह भी जो है आपके हिंद महासागर में। बाकी चागोस कटक और डिएगो गार्सिया दोनों आपके हिंद महासागर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? असम और पश्चिम बंगाल के बीच प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, संकोश नदी, जिसका उद्गम उत्तरी भूटान से होता है, और यह भारत की असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसे स्वर्णकोशा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह असम और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करती, मतलब उन दोनों देशों के इन बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल और असम राज्य के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। कुछ खनन क्षेत्र और खनिज दिया गया। मलाज खंड की अगर हम बात करें तो यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गुरु महिसानी या गोरू महिसानी, इसकी बात करें तो यहाँ पे जस्ता उत्पादन होता है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है, और तालचेर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का कौन सा क्रम सही है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकाल, महादेव और सतपुड़ा। मैकाल पर्वत की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट अमरकंटक से नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी का उद्गम होता है। महादेव पहाड़ी यह सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। सतपुड़ा यह जो है यह सतपुड़ा की बात करें तो यह विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण की ओर है। मध्य भारत में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह पर्वतमाला पूर्वी गुजरात से निकलती है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होती हुई पूर्व की ओर छत्तीसगढ़ में यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो सही क्रम जो पूर्व से पश्चिम है वो हो जाएगा आपका मैकाल, महादेव और सतपुड़ा। मैकाल, महादेव और सतपुड़ा, ऑप्शन ए। रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है? रचना दोआब किन नदियों के बीच में है? देखिए इसके पहले जो पीसीएस मंत्रा के टेस्ट सीरीज कराए गए थे उसमें इसको डिटेल में समझाया गया था। तो जो लोग लंबे समय से मुझसे जुड़े हैं वो इस क्वेश्चंस का आंसर इस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी उनको। ठीक है, तो बताइए आप रचना दोआब किन नदियों के बीच में है? देखिए रचना दोआब की अगर हम बात करें, यह रावी और चेनाब के बीच में है। रावी और चेनाब के बीच में है रचना दोआब। ठीक है, बाकी अगर रावी और ब्यास की बात करें, रावी और ब्यास के बीच में है बारी दोआब। ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच में है विष्ट दोआब। चेनाब और झेलम के बीच में है चाज दोआब। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जोहार घाटी हिमाचल प्रदेश, मालना उत्तराखंड, यूमथांग सिक्किम और अराकू नागालैंड। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूमथांग घाटी है सिक्किम में, यह सही है। ठीक है, यूमथांग घाटी सिक्किम में है। जोहार घाटी की अगर हम बात करें तो इसे मीलम घाटी या गोरी गंगा घाटी के नाम से जाना जाता है और यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, और मालना घाटी की अगर हम बात करें, मालना घाटी जो है यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, मालना घाटी। युमथांग घाटी आपके सिक्किम में है और अराकू घाटी जो है यह आपकी अराकू वैली आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है? व्यापारी पवन मानसून का निवर्तन, पश्चिम तट पर चक्रवातों का आगमन या फिर पश्चिमी विक्षोभ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीतकाल में वर्षा होती है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली हवाएं हैं, यह उधर से प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर से जलवाष्प ग्रहण करके भारतीय क्षेत्र में आती हैं और यहाँ पे जो है वर्षा करती हैं। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। लैटराइट मृदा के बारे में देखिए, मालाबार तटीय प्रदेश में इस मृदा की प्रधानता है और यह मृदा बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है। कौन सा विकल्प सही है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, मालाबार तट पे मुख्य रूप से लैटराइट मिट्टी पाई जाती है और यह मृदा बागानी फसलों के लिए, और यहाँ पे मुख्य रूप से लैटराइट मृदा की अगर हम बात करें तो काजू और टैपियोका की कृषि जो है यह इसी मृदा में की जाती है। ठीक है, काजू हो गया, टैपियोका हो गया, इसकी कृषि इसी मृदा में होती है। चूटक जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? चूटक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? यह किया गया है सूरू नदी पर। सूरू नदी पर चूटक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और अगर ये पूछ ले कि सूरू किसकी सहायक नदी है तो यह आपके सिंधु की सहायक नदी है सूरू, और इसी पर चूटक जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे हुआ है? लद्दाख में, लद्दाख में। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर खोला गया था? यह खोला गया था श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में खोला गया था और कब खोला गया था? 1832 में। ठीक है, 1832 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कौन कृत्रिम बंदरगाह है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है चेन्नई। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह आपके कहाँ पे है? गुजरात में है, मुंबई, जो पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ पे जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादक और शुष्क जो माल है इनके आयात निर्यात के लिए इसका उपयोग किया जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पारादीप ओडिशा में स्थित एक बंदरगाह है जो महानदी के मुहाने पर स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1962 ईस्वी में। ठीक है, बाकी चेन्नई जो है पूर्वी तट पर देश का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला बंदरगाह मुंबई है और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, कौन? चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी याद रखिएगा। सही आंसर ये हो जाएगा। पीएम सूरज पोर्टल के बारे में देखिए, यह पोर्टल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य वंचित वर्ग के उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ पुस्तक है, उसके लेखक द ग्रेट फ्लिप ऑफ 1942, द ग्रेट फ्लिप ऑफ 1942 मुकुंद पद्मनाभन। मदर काऊ मदर इंडिया यामिनी नारायण ने इसकी रचना की थी। द पॉइजनर ऑफ बंगाल इसकी रचना जो है डैन मॉरिसन द्वारा किया गया था। द मैन हु लॉस्ट इंडिया मेघना पंत। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1432, ऑप्शन सी 1432। किलकारी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के बारे में देखिए, इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े अधीनस्थ कार्यालयों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। यह कानून अपराधी को 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की कैद का प्रावधान करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है, और 3 से लेकर के 5 वर्ष तक जो क्या कहते हैं कि कारावास है उसकी बात करता है। ठीक है,
3 से लेकर के 5 वर्ष कैद की बात करता है, न कि 6 महीने। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की स्थापना जम्मू कश्मीर में, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापना बिहार में, पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना उड़ीसा में। कौन सा विकल्प इसका सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। याद रखिएगा, पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की स्थापना जम्मू कश्मीर में की गई है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया बिहार में, पहले कौशल भारत केंद्र का स्थापना उड़ीसा में किया गया, और यह भारत में पहला है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनसैट 3DS के बारे में देखिए। यह एक अत्याधुनिक मौसम उपग्रह है। इसे GSLV F-14 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। और इसे अगर हम बात करें तो 2024 में इसका प्रक्षेपण हुआ था, 2024 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए रखी जो सखी ऐप है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? सखी ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है, विक्रम साराभाई केंद्र द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसको इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया था? देखिए क्वेश्चन पुराना, लेकिन देख लीजिए, अमिताभ घोष को दिया गया था इरास्मस पुरस्कार 2024। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। असम के माजुली मुखौटे के बारे में देखिए। कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है। इसको भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। इसका निर्माण बांस, कपड़ा और कपास से किया जाता है। इन मुखौटों पर जानवरों और पक्षियों का चित्रण किया जाता है। इनका प्रयोग शैव परंपरा से जुड़े नाटकीय प्रदर्शन में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका प्रयोग शैव परंपरा से जुड़े नाटकीय प्रदर्शन में होता है। यह गलत है। ठीक है, यह जो है आपका गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो यह नव वैष्णववाद का जो है एक परंपरा है। ठीक है, नव वैष्णववाद का परंपरा है। ठीक, न कि शैव परंपरा है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। विष्णु भगवान से संबंधित जो नाट्य नृत्य वगैरह है वो किया जाता है इसके अंतर्गत। हाल ही में श्रीनाथ वीर महस्कोवा उत्सव कहाँ मनाया गया था? श्रीनाथ वीर महस्कोवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया था? यह मनाया गया था महाराष्ट्र में। निम्नलिखित सागरों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। काला सागर, अरल सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। देखिए, इनकी अगर हम बात करें, इसमें आ जाएगा सबसे अरल सागर पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर आपका कैस्पियन सागर, फिर है काला सागर, फिर है भूमध्य सागर। ठीक, अरल सागर जो लगभग 68,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कैस्पियन सागर का जो विस्तार है वह 3,71,000 के आसपास है। ठीक है, काला सागर का जो विस्तार है वह लगभग 4,36,400 के आसपास है। ठीक है, किसका? काला सागर का। और भूमध्य सागर का जो विस्तार है वह लगभग 2,50,000 के आसपास है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। विषुवत की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था को ही ध्रुव सूर्य की ओर नहीं, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है और इसी स्थिति को विषुवत कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य जो है पूर्णतः विषुवत रेखा पर लंबवत होता है और इस स्थिति में दिन और रात पूरे मतलब ध्रुव पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं, इसी को विषुवत कहा जाता है। ठीक है, विषुवत में सूर्य कर्क रेखा पर नहीं बल्कि विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ऑरेंज नदी के बारे में देखिए। यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा का निर्धारण करती है। अग्रावीज जलप्रपात इस नदी पर स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है? यह जो झीलें हैं इनको पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाना है। ठीक है, लेकिन इनकी अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम क्रम में जो झीलें हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम क्रम में जो झीलें हैं उसमें सबसे पूर्व में आ जाएगा आपका ओंटारियो के बाद जो है आपका आ जाएगा ओंटारियो के बाद आ जाएगा ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें ओंटारियो, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रिसेल्स। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। पोलैंड की राजधानी है वारसा। और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी सही है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों का विकास 65 से 75 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग का अभाव है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा सही है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय अवरोधों के अभाव के कारण पछुआ पवनों का जो विकास है, या कह सकते हैं कि पछुआ पवनों की जो गति है वो तीव्र होती है, और इनको जो है विभिन्न अक्षांशों पे विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, 40 अक्षांश पे गरजता चालीसा, 50 अक्षांश पे जो आपका गरजता चालीसा, चीखता पचासा, और 60 अक्षांश पे जो है भी इसे किसी नाम से जाना जाता है। तो जो विभिन्न अक्षांश हैं दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ पे इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसके पीछे जो रीज़न है यही है कि वहाँ पे जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे महाद्वीपीय भागों का अभाव पाया जाता है, जिस कारण पछुआ पवनों की जो गति है वह महाद्वीपीय जो आपका दक्षिणी भाग है वहाँ पे इनकी गति तीव्र होती है। ठीक है, और यहाँ पे 40 अक्षांश पे इसे गरजता चालीसा, 50 अक्षांश पे प्रचंड पचासा के नाम से, और 60 अक्षांश पे इसे चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो गति तीव्र होती है उसके पीछे यही रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन समुद्री धारा को प्रभावित करने वाला कारक है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें, पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित करता है, जल का घनत्व और वायुदाब और पवन, ये सभी जो हैं समुद्री धाराओं को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण, इसमें इसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है इसका योगदान होता है, लेकिन परिक्रमण का नहीं होता है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, 1 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से स्पष्ट करता है? प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से कौन स्पष्ट करता है? देखिए, अधिक जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर प्रगतिशील जनसंख्या को जो स्पष्ट करता है वो हो जाएगा आपका अधिक जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से स्पष्ट जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, अधिक जन्म दर एवं अधिक मृत्यु दर, सही आंसर डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में देखिए, यह निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा से 5 अक्षांश तक समुद्र उत्पन्न होते हैं। इनके लिए समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति महासागरों में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवात जो हैं इन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करें 5 से लेकर के 30 उत्तरी और 5 से लेकर के 30 दक्षिणी अक्षांशों के बीच यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से लेकर के 8 अक्षांश वाले क्षेत्र में न्यूनतम कोरियोलिस बल के कारण इन चक्रवातों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक, कोरियोलिस बल का जो मान है वह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटी का निर्माण विवर्तनिकी बलों के परिणाम स्वरूप होता है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, देखिए नदियों के ऊर्ध्वाधर कटाव से यू नहीं बल्कि वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, तो दूसरा आपका सही है, पहला गलत। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। इस परत में तापमान समान रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें जो है आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर वाली जो परत है इसको समताप मंडल कहते हैं और इस परत की खोज टीजरेस डी बोट द्वारा किया गया था। समताप मंडल के तापमान में वृद्धि इस मंडल में मौजूद ओजोन गैसों द्वारा सौरिक जो परावैंगनी विकिरण हैं इनको अवशोषित करना और विरल घनत्व वाली हवा के कारण होता है। इसकी ऊपरी सीमा को समताप सीमा या स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। ठीक है, धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती हैं या वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सतह आदर्श मानी जाती है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है।
निम्नलिखित में से कौन स्थलरुद्ध देश नहीं है? कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऑस्ट्रिया और लीबिया। इनमें से बताना है कौन लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लीबिया। लीबिया जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है, ठीक है, लीबिया स्थलरुद्ध देश नहीं है। बाकी अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया, ताजिकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। ऑस्ट्रिया औपचारिक रूप से ऑस्ट्रिया गणराज्य मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, ठीक है। और यह जो आपका लीबिया है यह स्थलरुद्ध देश नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही आंसर। और बाकी जो आपका कजाकिस्तान है ये भी स्थलरुद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ नृजातीय समूह दिएगा और देश। रुवाला जनजाति जो है किस देश में निवास करती हैं? रुवाला जनजाति मुख्य रूप से उत्तरी अरब में निवास करती हैं। टेडा जनजाति निवास करती हैं लीबिया में। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। और मसाई जो है यह तंजानिया और केन्या में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 4 1 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। वार्षिक तापांतर अधिक और औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत कम, वायु का सतह पर अपसरण होने से प्रति चक्रवाती दशा का बनना, कोणधारी वृक्षों जैसे स्प्रूस लार्च की प्रधानता, उपर्युक्त में से भौगोलिक विशेषता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह विशेषता साइबेरिया तुल्य जलवायु की है, ऑप्शन सी हो जाएगा, साइबेरिया तुल्य जलवायु की है। और इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से 50 से लेकर के 65 उत्तरी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में देखिए, यह विश्व के व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख है, एस्चुअरी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश की राजधानी नहीं है? विंडहोक, मोम्बासा, लोबिटो और मोगादिशु। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, ठीक है, दूसरा और तीसरा। विंडहोक जो है नामीबिया की राजधानी है और मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। मोम्बासा हिंद महासागर के किनारे दक्षिण पूर्व केन्या का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। और लोबिटो जो है यह पश्चिमी अंगोला का बंदरगाह शहर है, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण क्रम है? उत्तर से दक्षिण क्रम है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, यह उत्तर से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का क्रम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें एटलस पर्वत कहाँ पे है? एटलस पर्वत की अगर हम बात करें तो यह है आपके उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत है, ठीक है। अपलेशियन पर्वत यह कहाँ पे? अपलेशियन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पिरेनीज पर्वत जो है यह आपके दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित है। और ड्रैकेंस वर्ग पर्वत जो है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। इसका जो सही आंसर 2 3 4 1, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 3 4 1। नेक्स्ट देखिए, विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवन अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही खो देती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक सेकेंड, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित है। सही तो है यार, गलत नहीं है, ठीक है। दोनों विकल्प आपका सही है और आरेख की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, व्यापारिक पवनों की जो दिशा है पूर्व से पश्चिम होती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम होती है। जैसे मान लीजिए कोई महाद्वीप है, ठीक, ये कोई महासागर है, ठीक है, ये कोई महासागर है। व्यापारिक पवनें जब चलती हैं तो यह महासागरों से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और उसके बाद जब महाद्वीपों में प्रवेश करती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों पर वर्षा करती हैं, महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर वर्षा करती हैं। और यह व्यापारिक पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, पश्चिम की वजह से बढ़ती जाती हैं, इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है और पश्चिमी तटीय भागों पर या पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा करने में असमर्थ हो जाती हैं और इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं करती हैं, ठीक है, जिससे यह सूखे की स्थिति होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है वह महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं, चाहे वो जो है कोई भी हो, ठीक है, कोई भी मरुस्थल हो। जैसे आपका चाहे आपका एटलस पर्वत हो गया, एटलस वाला सहारा मरुस्थल हो गया, ठीक है। और अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल हो गया। और आपका अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल है
ठीक है। उसके साथ साथ जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में मरुस्थल है, इन सभी का जो विस्तार है इसी से हुआ है, ठीक है, इसी से। और ज़्यादातर मरुस्थल जो है वह महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। महाद्वीपों के पूर्वी भागों में तो पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी भागों में वर्षा नहीं होती है। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, आर्य की सही व्याख्या करता है। ईरान की सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से लगती है। ईरान का आबादान शहर तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। ईरान पश्चिम एशिया में एक देश है और इसकी जो सीमा है उत्तर पश्चिम में तुर्की, पश्चिम में इराक, उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से, पूर्व में अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान से के साथ लगती है तथा यह ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। तेल शोधन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध आबादान शहर ईरान के सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो याद रखिएगा, जो आबादान है यह ईरान में स्थित एक तेल शोधन केंद्र है, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा। भारत में धान की कृषि मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी राज्यों में किया जाता है। धान की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों पर विचार कीजिए और इनकी अवस्थिति के अनुसार इन्हें दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। पतरातू, उकाई, तालाबीरा और चंद्रपुर, इन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर क्रम में। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका दक्षिण से उत्तर क्रम आपका हो जाएगा चंद्रपुर, उकाई, तालाबीर और पतरातू, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। पतरातू की अगर बात करें तो यह झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित है। और इसके साथ साथ जो आपका उकाई थर्मल पावर स्टेशन है, यह तापी पर बनाया गया है, उकाई बांध के पास ही स्थित है और यह कोयला आधारित बिजली घर है, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, कुछ जलप्रपात दिए गए हैं और इनकी अवस्थिति दी गई है, उससे आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात की अगर हम बात करें, चूलिया जलप्रपात जो है कहाँ पे है? चूलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण किया गया है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण किया गया है। चचाई जलप्रपात का निर्माण मध्य प्रदेश का यह दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसका जो निर्माण है बीहड़ नदी पे किया गया है, बीहड़ नदी पे किया गया है। कूचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो वाराही नदी द्वारा निर्मित है। तो कूचिकल जलप्रपात जो है वाराही नदी पे है और दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3142, ऑप्शन डी 3142। भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों सागरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निजाम सागर, कृष्ण राज सागर, नागार्जुन सागर और गोविंद वल्लभ पंत, इनको जो है आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में। देखिए इनकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर, उसके बाद निजाम सागर, फिर आ जाएगा नागार्जुन सागर, फिर कृष्ण राज सागर। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4132, ठीक है, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत सागर ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। निजाम सागर की अगर हम बात करें तो गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा पर इसका निर्माण किया गया और यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। निजाम सागर है तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है। कृष्णा नदी पर निर्मित नागार्जुन सागर, यह तेलंगाना के नालगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो यह जो है आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्ण राज सागर की बात करें तो इसका जो निर्माण है कर्नाटक के मैसूर और मांडवा जिले में किया गया है और इसका निर्माण किया गया कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेशम उत्पादन के बारे में देखिए, विश्व में मूंगा रेशम उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। भारत के कर्नाटक राज्य का मूंगा रेशम उत्पादन में पहला स्थान है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है रेशम उत्पादन के बारे में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। किसाऊ परियोजना का निर्माण किया गया है टोंस नदी पर, और देवसरी परियोजना पिंडार नदी पर, रेणुका परियोजना का निर्माण गिरी और बगलिहार परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है, ठीक है। रेणुका बांध परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर किया गया है, ठीक है, रेणुका बांध परियोजना का निर्माण। किसाऊ बांध परियोजना का निर्माण किया गया है टोंस नदी पर और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो
देहरादून के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित है। देवसारी जल विद्युत संयंत्र उत्तराखंड के चमोली जिले में पिंडार नदी पर इसका निर्माण किया गया है और अभी ये पूर्ण रूप से मतलब बना नहीं है, निर्माणाधीन है। और बगलिहार जल विद्युत परियोजना यह जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चेनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया है। इसका सही आंसर वो आपका 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हिमालय में स्थित दर्रे का उनका अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा सही है? देखिए काराकोरम, जोजिला, नीति और माना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है, ये आपका क्रम है। ठीक है, काराकोरम, उसके बाद आ जाएगा आपका वैसे देखा जाए जोजिला, ठीक है, माना, नीति, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये सभी जो है क्रम है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। पूर्वी हिमालय में मानसून की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला गलत है। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए अगर वनस्पतियों की हम बात करें, अगर वनस्पतियों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में समुद्री जलस्तर से लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक प्राकृतिक वनस्पतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक, और इसमें भी 900 मीटर की ऊंचाई तक पूर्वी हिमालय से पश्चिमी हिमालय की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय जो वनस्पतियों का विकास है और वह सदाबहार वन से लेकर के कटीले वन और सवाना वन तक देखने को मिलता है। यहाँ पर पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति के साथ विषुवत रेखा और समुद्र से निकटता के कारण यहाँ पर न केवल औसत तापमान अधिक रहता है बल्कि वर्षा भी अधिक होती है। इसी के साथ साथ पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं इनकी सघनता और यहाँ पे जैवभार अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में, बिल्कुल सही बात तो बोल रहा है, तो इसमें गलत थोड़ी होगा, ये बिल्कुल सही है। पूर्वी हिमालय में मानसून की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है, ये बात भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं। कुछ परमाणु संयंत्र दिए गए हैं और सहयोगी देश। परमाणु संयंत्र का जो निर्माण है किस देश के सहयोग से किया गया था, इससे आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तारापुर का निर्माण अमेरिका के सहयोग से। ठीक है, तारापुर का जो निर्माण है महाराष्ट्र में किया गया और अमेरिका के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। और कूडानकुलम की बात करें, कूडानकुलम परियोजना का निर्माण तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण किया गया था रूस के सहयोग से, भी आपका सही है। रावत भाटा परियोजना यह राजस्थान राज्य में स्थित है, रावत भाटा, और इसका जो निर्माण किया गया था 1972 में कनाडा के सहयोग से। ठीक है, कनाडा के सहयोग से किया गया था। और जैतपुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण ब्रिटेन नहीं बल्कि फ्रांस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, फ्रांस के, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। यूरेनियम के बारे में देखिए, यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है। भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लौर क्षेत्र यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को आपको बताना है कितने युग में सम्मिलित है, बताना है कितने युग में सम्मिलित है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, शून्य रेखा भारत बांग्लादेश, मैकमोहन भारत चीन और डूरंड भारत अफगानिस्तान। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा, अर्थात दो विकल्प सही हैं। ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं वह लगभग क्या 7 देशों के साथ लगती हैं। ठीक है, 7 देशों के साथ। अगर इसमें हम देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इनके साथ जो है लगती हैं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और बांग्लादेश और भारत के बीच में 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसे ऑपरेशन जीरो लाइन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कोयला निक्षेप से परिपूर्ण हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें में कोयला नहीं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अगर हम बात करें तो
आर्कियन संरचना के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, ठीक है। और इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ जो है इसमें जो धात्विक खनिजों के भंडार हैं वो पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, आवरक, कोबाल्ट, ये सब है। बाकी जो कोयला है या आपकी गोंडवाना संरचना में पाया जाता है, ठीक है, गोंडवाना। बाकी क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है जी, जो चट्टानें हैं इनको क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, आर्कियन सबसे प्राचीन है आर्कियन, फिर है धारवाड़, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, फिर विंध्यन है, फिर गोंडवाना है, ठीक है, गोंडवाना है, फिर आपका आ जाएगा इसमें टर्सियरी आ जाएगा, फिर क्वाटर्नरी आ जाएगा, ठीक है। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, टर्सियरी, क्वाटर्नरी, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ गर्म जल के स्रोत हैं, अवस्थिति है। और इसमें अगर हम बात करें तो इनमें जो है मणिकरण की बात करें, मणिकरण गर्म जल का स्रोत है हिमाचल प्रदेश में। पुंगा घाटी कहाँ पे है? पुंगा घाटी जो है आपके लद्दाख में है। और तप्ता पानी जो है कहाँ पे है? तप्ता पानी की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में है। और सोहना है हरियाणा में, ठीक है, सोहना हरियाणा में है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 2 3 4, एक सेकेंड, 84, 1 2 3 4, ठीक है। इसका जो सही आंसर है मणिकरण हिमाचल प्रदेश, पहला का 3 हो जाएगा। पुंगा घाटी है लद्दाख में, तप्ता पानी उड़ीसा में, और सोहना है हरियाणा में। ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जुमथांग घाटी के बारे में देखिए, यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों की बहुलता पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि उमथांग घाटी नागालैंड नहीं बल्कि सिक्किम में है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत। निम्नलिखित में से कौन सी लौ इस्पात उद्योग में आने वाली प्रमुख समस्याएं हैं? अकुशल प्रशासन, मिनी स्टील प्लांटों की रोगड़ता, कोकिंग कोल की कमी, कच्चे माल की अपर्याप्तता। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसमें अकुशल प्रशासन आपका सही है, मिनी स्टील प्लांटों की रोगड़ता ये भी सही है, कोकिंग कोल की कमी ये भी सही है, लेकिन कच्चे माल की पर्याप्तता यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर ए हो जाएगा। निग्रो या फिर निग्रिटो प्रजाति के बारे में देखिए, यह प्रजाति भारत में मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रजाति का रंग पीला एवं कद मध्यम आकार का होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। निग्रिटो प्रजाति की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उत्तर पूर्व की भारत की नागा जनजातियों में निग्रिटो प्रजातियाँ शामिल हैं। इस प्रजाति के लोग काले, भूरे और कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल निवास स्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप है। और इन्हें 3 शाखाओं में बांटा गया, अफ्रीकन शाखा, एशिया और अमेरिकन शाखा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि ये पीले रंग के होते हैं, गलत है, ठीक है। यह जो है अगर हम बात करें, यह काले, भूरे और कत्थई रंग के होते हैं, ठीक है, ना कि पीले रंग के। और इनका जो कद है मतलब मध्यम नहीं बल्कि ये लंबे होते हैं, ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही है? अंगामी जनजाति सिक्किम, खासी मिजोरम, चकमा मिजोरम और बैगा छत्तीसगढ़। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तीसरा और चौथा, चकमा मिजोरम, बैगा छत्तीसगढ़, ठीक है। अंगामी जनजाति की बात करें तो यह कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड की महत्वपूर्ण जनजाति है। और खासी जनजाति यह मेघालय की जनजाति है, मेघालय की, ठीक। चकमा की बात करें तो यह त्रिपुरा, मिजोरम आदि जो राज्य हैं वहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। और बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में। सही आंसर बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साल एवं सागौन जैसे वृक्ष उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन के प्रमुख उदाहरण हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, न कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन का क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और साल एवं सागौन जैसे वृक्ष उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन के, साल और सागौन की बात करें तो यह उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन के उदाहरण नहीं है। यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वनस्पतियाँ हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, इनकी अगर हम बात करें, इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है राज्यों को। इसमें आपका सबसे
मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ जाएगा, महाराष्ट्र दूसरे, फिर उड़ीसा और उसके बाद आपका राजस्थान। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। प्रतिशत की दृष्टि से अगर इसमें हम बात करें, प्रतिशत की दृष्टि से जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, इन्हें अगर राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की दृष्टि से अगर देखें तो लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आता है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से अगर देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात आता है। और आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले ठक्कर वापा ने, इनके द्वारा सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। और इनके बारे में जो विशेष प्रावधान किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 342 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 342 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। इब्सा फंड के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इब्सा फंड की अगर हम बात करें, इब्सा फंड का जो स्थापना है 4 नहीं बल्कि 6 में किया गया था। ठीक है, मुख्य रूप से भूखमरी, एक सेकेंड, कौन सा कथन सही है? देखिए ये गलत है आपका। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा विकल्प सही है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। इब्सा फंड का स्थापना 2004 में हुआ था, लेकिन इसका जो संचालन है 2006 से किया गया था। ठीक है, स्थापना 2004 में ही हो गया था। और यह कार्बन उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित नहीं था। इब्सा फंड का जो स्थापना किया गया था यह मुख्य रूप से भूखमरी, गरीबी, भूखमरी को कम करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है, आंसर गलत दिया इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, 1963 में प्रतिवर्ष 1963 से प्रतिवर्ष जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद करने वाला दुनिया का एक अग्रणी मंच है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है। कथन और कारण दोनों सही हैं, आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट की सूची सेकेंड से, यह व्यक्ति और नियुक्ति यह आपका चेंज हो गए होंगे तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यह बाकी कुछ रिपोर्ट और सूचकांक और उसे किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है उससे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सम्मिलित है। मानव विकास रिपोर्ट HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, भारत विकास रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। कितने विकल्प इसमें से सही हैं? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा। भारत विकास रिपोर्ट की बात करें, भारत विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे जो है, ठीक है, भारत विकास रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो स्टार्टिंग से अगर हम देखें, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो UNDP जो विश्व विकास कार्यक्रम के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक अग्रणी एजेंसी है और यह गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने से संबंधित जो है मुख्य रूप से काम करती है। और इसी के द्वारा जो SDG गोल का जो निर्धारण किया गया है इसी के द्वारा किया गया है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और यह मानव विकास रिपोर्ट, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक, ये सभी जो रिपोर्ट है वह UNDP द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो रिपोर्ट जारी किए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट, वैश्विक मानव पूंजी रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और समावेशी वृद्धि और विकास रिपोर्ट, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, बाकी अगर नीति आयोग की बात करें तो इसके द्वारा भारत नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, न कि भारत विकास रिपोर्ट। ठीक है, भारत विकास रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक द्वारा भारत विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, भारत विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लाल सागर में मालवाहक जहाज़ों को हैती विद्रोहियों के हमले से सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया मिशन एस्पाइड्स क्या है? वन्यजीव प्रवासी प्रजाति संरक्षण। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश प्रदूषण, इसकी अगर हम बात करें, यह जो है यूरोपीय संघ का एक नौसैनिक मिशन है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो मालवाहक जहाज़ें हैं जो इस क्षेत्र से गुजरती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, जिससे कि जो हैती के लुटेरे हैं, जो पायरेट्स हैं, उनसे इन्हें बचाया जा सके। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। WTO के बारे में देखिए, इसके 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया था और इस सम्मेलन में कोमोरोस और तिमोर लेस्ते
2 नवीन देशों को WTO की सदस्यता दी गई थी। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। आगालेगा द्वीप के बारे में देखिए, यह अरब सागर में मूंगा चट्टानों से बना द्वीप है। भारत और मॉरिशस ने संयुक्त रूप से यह एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत क्यों है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह आगालेगा द्वीप जो है हिंद महासागर में उत्तरी आगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, और यह जो है हिंद महासागर में है, न कि अरब सागर में। ठीक है, हिंद महासागर में, और यह उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कुछ पुरस्कार हैं, लेकिन 2024 में दिया गया था, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो टेस्ट है वो तो अपडेटेड टेस्ट है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर डाले गए हैं वो 2024 के करंट अफेयर है। जो 2 4 10 करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे वो 2024 के हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ स्थानीय पवन दिए गए हैं और इन्हें आपको बताना है। चिनूक उत्तरी अमेरिका, सिमुम उत्तरी सूडान, खमसीन मिस्र और नॉर्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया। कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चिनूक की अगर हम बात करें, यह उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। सिमुम अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। ठीक है, खमसीन मिस्र की स्थानीय पवन है, और नॉर्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया की नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में चलने वाली पवन है। ठीक है, तो नॉर्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड में चलने वाली पवन है। ठीक है, खमसीन मिस्र में चलता है। सिमुम की बात करें तो यह जो है अरब मरुस्थल में चलता है, न कि सूडान में, अरब मरुस्थल में। ठीक, तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एड्रियाटिक सागर के समीपवर्ती देश नहीं है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑस्ट्रिया और सर्बिया। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का भाग है, और यह इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। यह सागर वेनिस की खाड़ी से दक्षिण में ओट्राटो जलमर्मद द्वारा फैला हुआ है। और एड्रियाटिक सागर के जो समीपवर्ती देश हैं वह इटली है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और स्लोवेनिया। ये सभी देश जो है एड्रियाटिक सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में समदाब रेखाएं दूर दूर विकसित होती हैं। इसमें दाब प्रवणता बल व पवनों का वेग अपेक्षाकृत कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी इसका सही है। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु के बारे में देखिए, यह जलवायु 30 से 50 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों की उत्तरी और दक्षिणी सीमांतों पर पाई जाती है। इस जलवायु में समानतः ग्रीष्म ऋतु, कोष्ण और शीत ऋतु मृदुल होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। इसका जो विस्तार है, यह जलवायु मुख्य रूप से 30 से 50 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के उत्तरी और दक्षिणी सीमांतों पर नहीं बल्कि पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर पाई जाती है। ठीक है, यह जो है पूर्वी और पश्चिमी सीमांतों पर पाई जाती है, पूर्वी और पश्चिमी। तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला के विशाल भंडार मौजूद हैं। यह अफ्रीका के किम्बर्ले और प्रिटोरिया प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। अफ्रीका महाद्वीप में लौह अयस्क और कोयला के विशाल भंडार नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर जो भंडार है इनके सीमित रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप हीरा, प्लेटिनम, कोबाल्ट और क्रोमियम जैसी बहुमूल्य धातुओं के बृहद भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लौह है और कोयले के जो भंडार हैं वो सीमित हैं। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की अगर हम बात करें, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। सही आंसर इसका हो जाएगा 2 1 4 3 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कीटभक्षी पौधों के बारे में देखिए, जब पौधे नाइट्रोजन पूर्ति के लिए कीट, मकड़ियों और सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। पीचर प्लांट एक प्रमुख कीटभक्षी पौधा है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह आपके राजस्थान में है। हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश में है। सही आंसर इसका हो जाएगा 4 3 2 1 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही है।
भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत में पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसे घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में, और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक पाई जाती है। इन अक्षांशों में जीवों के विकास इन क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है यह आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही है यह आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खंड पर्वत है? अपलेशियन, सियरा नेवादा, किलिमंजारो या फिर एटलस? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सियरा नेवादा। सियरा नेवादा जो है यह एक खंड पर्वत है। ठीक है, देखिए प्लेट विवर्तनी के तहत पर्वतों का जो वर्गीकरण है इसके अंतर्गत वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इन्हें जो है इन सभी जो खंड हैं या क्षेत्र हैं इसमें बांटा गया। ठीक है, इसमें इन पर्वतों का वर्गीकरण किया गया। वलित पर्वत की अगर हम बात करें, जब चट्टानों में पृथ्वी के अंतर्जात बल के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उससे वलित पर्वत का निर्माण होता है। और इसके उदाहरण की बात करें, हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह का, रॉकी, एंडीज, अपलेशियन, एटलस, कॉकेसस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश, ये सभी जो है वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक, और जो वलित पर्वत हैं यह विश्व के सबसे युवा जो है और सबसे विस्तृत पर्वत जो होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, उन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। बाकी अगर ब्लॉक पर्वत की बात करें, ब्लॉक या अवरोध पर्वत का जो निर्माण है तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा इसका निर्माण होता है। और इसके जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं वह आपके ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, यूरोप का वासजेज है, ब्लैक फॉरेस्ट है, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज हो गया, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा हो गया, ये सभी जो है ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। गुंबदाकार पर्वत, जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तब इससे गुंबदाकार पर्वत का निर्माण होता है। और इसके उदाहरण न्यूयॉर्क का जो एडिरोनडॉक, न्यूयॉर्क में है एडिरोनडॉक गुंबदाकार पर्वत, यह इसका उदाहरण है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत की बात करें, अपर्दन शक्तियों द्वारा अपर्दन के द्वारा जो है जो पर्वत होते हैं उनके घिसे पीटे रूप जो वर्तमान में बनते हैं, ठीक है, अपर्दन शक्तियों द्वारा जिनका क्षरण हो जाता है उससे जो पर्वत बनते हैं अवशिष्ट रूप में उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। बाकी इसके जो उदाहरण है भारत में अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी उद्गार के बाद जिन पर्वतों का निर्माण होता है इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जैसे किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है, कोटोपैक्सी, ठीक है, एंडीज, माउंट रेनियर, फ्यूजियामा, विसुवियस, अकांकागुआ, ये सभी जो है ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बहते जल द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं? कूट के हिसाब से बताइए। देखिए इसका जो है आपका वी आकार की घाटी हो गया और जलप्रपात, ये सभी जो है बहते जल द्वारा इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मिस्टर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी स्थानीय पवन है। फॉन आल्पस की घाटियों में चलने वाली गर्म पवन है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सिराको इटली में रक्त वर्षा करता है, दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत। मिस्टर की बात करें, मिस्ट्रल जो है यह फ्रांस के ऊपर आल्प्स पर्वत से उत्पन्न होकर भूमध्य सागर तक चलने वाली ठंडी पवन है। ठीक है, यह कनाडा नहीं बल्कि फ्रांस से उत्पन्न होती है मिस्ट्रल। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो फॉन है या आल्प्स की घाटियों में चलने वाली गर्म पवन ये आपका सही है। सिराको इटली में रक्त वृष्टि करती है, ये भी आपका सही है। सिराको जो है अफ्रीकी क्षेत्र से प्रभावित होती है, सहारा मरुस्थल से धूलकणों को उड़ा करके अपने साथ ले जाती है, भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती है और भूमध्य सागर को जब पार करती है तो इटली में वर्षा करती है और वर्षा के साथ जो धूल कण उड़ा करके ले जाती है वो गिरते हैं जिससे रक्त वृष्टि होती है। ठीक है, लाल रंग की, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है? अमेरिका और मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रियो, मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम और कोपेनहेगन।
ठीक है, इन्हें आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन है यह किया गया था 1972 में। 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह 1987 का है। 1987 का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रियो सम्मेलन की बात करें, यह 1993 का है रियो सम्मेलन। ठीक, 1993 का है। और कोपेनहेगन सम्मेलन जो है यह 2009 का है। 2009 का कोपेनहेगन सम्मेलन है। तो इसका सही आंसर 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखिए। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1972 में शुरू किया गया था। यह मानव को पर्यावरण एवं जैव विविधता को संतुलित करने की तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसकी शुरुआत जो है वह आपकी जो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, इसकी शुरुआत जो है यूनेस्को द्वारा की गई थी। यूनेस्को द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी 1971 में की गई थी। ठीक, 1971 में। ठीक, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, इनमें से किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? किसकी अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, इनकी अगर अधिकता हो जाए तो उससे अम्ल वर्षा होती है। सही आंसर डी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अभयारण्य में वन्यजीवों और अन्य जीवों के आवागमन एवं चारण पर प्रतिबंध होता है। राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में कटाई, चराई और आवास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। अभयारण्य में जो स्थानीय निवासी हैं उनको जंगली उत्पाद एकत्र करने, वहाँ पे जाने, और जो जैसे वृक्षों की सूखी लकड़ियाँ हो गई, घास हो गए और वहाँ के जो पत्ते हो गए, उन्हें बीनने या फिर से उन्हें लेकर आने की इजाज़त या कह सकते हैं कि अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह से यह प्रतिबंधित होता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, यह है 1974 का। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का, और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रवाल भित्ति के बारे में देखिए। यह शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 100 से 150 फीट की गहराई पर पाए जाते हैं। भारत में अधिकांश प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। यह जो है प्रवाल भित्तियाँ उष्ण कटिबंधीय महासागरों में 200 से लेकर के 250 फीट की गहराई में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। और प्रवाल भित्तियों की बात करें तो इनके लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और इनके लिए जो सागरी लवणता है वह 27 से लेकर के 35 पर मोल होना चाहिए। 35 पर मोल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। रूब अल खली मरुस्थल कहाँ पे है? यह है सऊदी अरेबिया में। मोजावे मरुस्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका में। काराकुम मरुस्थल है आपके तुर्कमेनिस्तान में, और दस्ते काबिर है ईरान में। सही आंसर इसका 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। बुशमैन जनजाति के बारे में देखिए। यह जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, और इस जनजाति के लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। सही आंसर इसका क्या है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। बुशमैन जो जनजाति है या मांसाहारी प्रवृत्ति की होते हैं, न कि शाकाहारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है लौह इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। भिलाई का स्थापना सोवियत संघ के मदद से किया गया था। दुर्गापुर का ब्रिटेन, राउरकेला पश्चिम बंगाल और बोकारो फ्रांस। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 3 विकल्प सही। भिलाई का स्थापना जो कि छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। दुर्गापुर का स्थापना जो है यह किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से, और पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला उड़ीसा में है, राउरकेला है उड़ीसा में, और यह जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया था, भी सही है। बोकारो जो है अगर हम बात करें, बोकारो झारखंड में है, और इसकी अगर हम बात करें तो यह फ्रांस नहीं बल्कि रूस के यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। ठीक है, यूएसएसआर। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा।
मिचोंग चक्रवात के बारे में देखिए, छोड़िए पुराना हो गया। नॉक्टिलुसेंट बादल के बारे में देखिए, यह बादल मध्यमंडल में विकसित होते हैं जो समताप मंडल से भी ऊपर स्थित होते हैं। यह आमतौर पर गर्मियों में सूर्यास्त के बाद देखे जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। डोकलाम क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य विवाद का कारण बना था? यह तो इसका हो जाएगा आपका चीन और भूटान। ठीक है, चीन और भूटान। और चीन और भूटान के बीच में यह विवाद का कारण बना था, और जिसमें भूटान की जो सॉवरेनिटी है उसको बचाने के लिए भारत ने स्टैंड लिया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। शुक्र ग्रह के बारे में देखिए, यह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान है। इसमें सूर्य के प्रकाश को 70% परावर्तित करने की क्षमता होती है। इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ज्वालामुखी पर विचार। इक्वेडोर का चिम्बेराजो, तंजानिया का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का देवबंद, कौन सा इसमें से मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सभी जो है मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमध्य सागर दक्षिण में कौन से महाद्वीप से घिरा हुआ है? भूमध्य सागर दक्षिण में किस महाद्वीप से घिरा हुआ है? भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अरावली पर्वत के बारे में देखिए, अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। इस पर्वत का निर्माण धारवाड़ काल में हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प अरावली पर्वत के बारे में सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था? यह किया गया था संभल में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, संभल में। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा इस परियोजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है, और इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट राज्य को चिन्हित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का विस्तार किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? देखिए, यह जो किया गया है वह आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बारे में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया था, और इसकी स्थापना 2020 में की गई थी। सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया था, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसके प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय का उद्घाटन न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने किया था। ठीक है, और इनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। ठीक है, वहाँ पे उपस्थित थे। तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के बारे में देखिए, इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण देना, और इसके लिए वित्तीय वर्ष जो 24-25 है इसके बजट में 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबसे अधिक बजट में आवंटन किया गया था? ये छोड़ दीजिए क्योंकि यह 2024 का है। ठीक है, और अपने को 2025 का बजट पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में, ये भी छोड़िए, और ये जो है करंट के हैं और 2024 के हैं, तो इसे पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन ही होगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, बाकी करंट के जो आपके टेस्ट सीरीज हैं अभी जो हाल फिलहाल में जो आ रहे हैं, अब इसमें करंट के अपडेटेड आएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट घोषित हो गया है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर तो कर ही सकते हैं। इतना जो है आपका जो है आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका भी इतना जो है कर्तव्य बनता है। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस सेट्स के बारे में निश्चिंत रहिए। जो भी मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं सभी को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो करंट वाला सेक्शन है उसको भी अच्छे से प्रॉपर कवर कराया जाएगा। बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए इसमें जो हिंदी वाला सेक्शन है इसको अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, नहीं तो वीडियो वैसे ही लेंदी हो गया और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।